नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर जो कि इंडिया की एक्सपेक्टेड S-57M 5th जनरेशन डील से जुड़ी हुई है। अभी चर्चा सिर्फ एयरक्राफ्ट की नहीं हो रही, बल्कि उससे भी ज़्यादा चर्चा उस वेपन पैकेज की हो रही है जो इस फाइटर के साथ आ सकता है। अगर इंडिया सच में लगभग 40 से 60 S-57M फाइटर्स लेता है तो उसके साथ आने वाले मिसाइल्स और स्ट्राइक वेपन्स इंडियन एयरफोर्स की पूरी कॉम्बैट डॉक्ट्रिन को बदल सकते हैं। अभी जो वेपन ऑप्शंस चर्चा में हैं उनमें वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, स्टील्थ क्रूज मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन वेपन्स और यहाँ तक कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल की जिसे जनरली अवाक्स किलर भी कहा जाता है, यानी R-37M मिसाइल। ये मिसाइल रसिया की सबसे लंबी दूरी वाली एयर टू एयर मिसाइल में से एक मानी जाती है। इसकी इंगेजमेंट रेंज लगभग 300 से 400 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसकी स्पीड मैक 5 से भी ज़्यादा हो सकती है। अब अगर ये मिसाइल S-57 पर इंटीग्रेट होती है तो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी दूर से दुश्मन के अवाक्स एयरक्राफ्ट, एरियल टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सकती है। इसके बाद आती है कि H-69 स्टील्थ क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की एक खास बात इसका डिज़ाइन है। इसका RCS थोड़ा स्क्वायर शेप का होता है ताकि ये S-57 के इंटरनल वेपन बे में आसानी से फिट हो सके। और H-69 की एक्सपोर्ट रेंज लगभग 290 किलोमीटर बताई जाती है और ये मेनली प्रिसीजन ग्राउंड स्ट्राइक के लिए डिजाइन की गई है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वेपन पर, KH-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये मिसाइल खासतौर पर एनिमी रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। सीड मिशंस यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में ऐसी मिसाइल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसके फिन्स फोल्ड हो जाते हैं ताकि ये भी इंटरनल वेपन बे में कैरी हो सके, यानी S-57 एनिमी रडार साइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिना अपनी स्टील्थ प्रोफाइल को कंप्रोमाइज़ किए। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है जिसे अनऑफिशियली तौर पर मिनी किंजल कहा जा रहा है। किंजल मिसाइल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इसका एक छोटा वर्जन डेवलप किया जा रहा है जिसे S-57 के इंटरनल बे में लॉन्च किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो S-57 सिर्फ स्टील्थ फाइटर नहीं रहेगा बल्कि हाइपरसोनिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी है कि इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से फॉरेन मिसाइल्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। इसलिए एस्टिमेट ये है कि S-57M पर इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल्स भी इंटीग्रेट की जाएं, जो कि ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके अलावा रसिया R-77M मिसाइल भी ऑफर कर सकता है। इसे कई लोग एमरेम स्काई भी कहते हैं। इस मिसाइल में एसा सीकर और डुअल पल्स रॉकेट मोटर होता है जो एंगेजमेंट के दौरान मिसाइल की एनर्जी बनाए रखने में हेल्प करता है। R-77 के फिन्स भी खासतौर पर इंटरनल बे कैरेज के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि स्टील्थ ऑपरेशंस प्रभावित ना हो। और शॉर्ट रेंज डॉगफाइट सिचुएशन के लिए R-74M2 इंफ्रारेड मिसाइल भी पैकेज का हिस्सा हो सकती है। अगर कुल मिलाकर देखें तो S-57 का ये पोटेंशियल वेपन पैकेज काफ़ी डाइवर्स दिखाई देता है, जिसमें वेरी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स, स्टील्थ क्रूज मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन वेपन्स, हाइपरसोनिक कॉन्सेप्ट्स और इंडिजिनस VBR मिसाइल सब शामिल हो सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो 7 फरवरी को जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें तेजस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के दौरान रनवे से बाहर चला गया था, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक कंक्लूजन सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंसिडेंट किसी मैकेनिकल फेलियर या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इसका कारण एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ग्लिच था। पायलट इस इंसिडेंट में बच गए लेकिन उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स ने पूरी तेजस फ्लीट की डिटेल्ड टेक्निकल इंस्पेक्शन करवाई ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि कहीं कोई मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है। इंस्पेक्शन के दौरान एयरक्राफ्ट की कई इंपॉर्टेंट सिस्टम्स की जांच की गई। इसमें अंडर कैरेज असेंबली की मेटलर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम और एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर तक शामिल था। लास्ट में ये कंक्लूजन निकला कि ये इंसिडेंट का कारण एक सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन था। अब HAL और इंडियन एयरफोर्स मिलकर एक अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर वर्जन तैयार कर रहे हैं जिसे पूरे तेजस फ्लीट में इंस्टॉल किया जाएगा ताकि फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा ना हो। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत जारी है, लेकिन ऑफिशियल्स ने स्पष्ट किया है कि ये क्रैश जस्ट एक माइनर ग्राउंड इंसिडेंट था। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अगली खबर की बात करें तो इंडिया अब इजराइल की रॉक्स मिसाइल को देश में ही बनाने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा है। ये वही मिसाइल है जिसे इंडियन एयरफोर्स ने 2024 में SU-30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट किया था और ये टेस्ट सक्सेसफुल भी रहा था। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्टैंड ऑफ स्ट्राइक वेपन है, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट को दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक सेफ डिस्टेंस से ही मिसाइल लॉन्च कर सकता है और मिसाइल खुद जाकर टारगेट को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसी कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि आजकल कई देशों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। ऐसे में अगर एयरक्राफ्ट सीधे टारगेट के पास चला जाए तो उसके गिराए जाने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रॉक्स मिसाइल इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनकर निकलती है। सोर्सेस के मुताबिक इंडिया अब इस मिसाइल के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी TOT डील पर भी विचार कर सकता है, ताकि इसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया में बनने वाली दूसरी इजरायली एयर लॉन्च स्ट्राइक मिसाइल होगी। इससे पहले रैम्पेज मिसाइल के लिए भी इंडिया में लोकल प्रोडक्शन को लेकर चर्चा हो चुकी है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस मिसाइल के प्रोडक्शन के लिए इंडिया की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी से शुरुआती स्तर पर बातचीत भी की गई है। हालांकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग तभी पॉसिबल होगी जब इंडियन एयरफोर्स इसका एक बड़ा ऑर्डर दे, क्योंकि मिसाइल प्रोडक्शन लाइन इस्टेब्लिश करने के लिए इकोनॉमिकल वायबिलिटी भी ज़रूरी होती है। अभी जो शुरुआती एस्टिमेट सामने आ रहे हैं उसके तहत इंडियन एयरफोर्स लगभग 200 रॉक्स मिसाइल की पहली बैच खरीदने पर विचार कर सकती है। अगर इतना बड़ा ऑर्डर दिया जाता है तो फिर इंडिया में लोकल असेंबली और प्रोडक्शन लाइन लगाना प्रैक्टिकल हो पाएगा। वैसे रॉक्स मिसाइल को इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने डेवलप किया है। इसे कई जगह क्रिस्टल मेज 2 नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स पहले से ही क्रिस्टल मेज मिसाइल फैमिली का यूज करती आ रही है, जो असल में AGM-142 पोपाई मिसाइल का इंडियन डेजिग्नेशन है। रॉक्स उसी फैमिली का नेक्स्ट और ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन है। ये एक क्वासी बैलिस्टिक एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी लॉन्च होने के बाद ये बैलिस्टिक ट्राजेक्टरी जैसे प्रोफाइल फॉलो करती है, लेकिन गाइडेंस सिस्टम के जरिए टारगेट पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करती है। इसकी एस्टिमेट रेंज लगभग 250 से 300 किलोमीटर बताई जा रही है। टर्मिनल फेज में ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है, ताकि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाए। वॉरहेड की बात करें तो इसमें लगभग 500 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये वॉरहेड 2 तरह का हो सकता है। पहला पेनिट्रेटर वॉरहेड, जो हार्डेंड बंकर या अंडरग्राउंड फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। दूसरा ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, जो सरफेस टारगेट जैसे एयरबेसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर यूज किया जाता है। अगर इंडिया इस मिसाइल का लोकल प्रोडक्शन शुरू करती है तो इसके 2 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला ये कि इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में बड़ा बूस्ट मिल पाएगा, और दूसरा इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा इसके बाद। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी गरुड़ा डिफेंस ने एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो 18 फ्लैक्स रोटर ड्रोन्स तक एक्वायर कर सकती है। इस एग्रीमेंट के बाद गरुड़ा एयरोस्पेस अपने ड्रोन फ्लीट में फ्लैक्स रोटर प्लेटफॉर्म को शामिल करेगा और इसे इंटरनेशनल कस्टमर्स को ड्राई लीज और वेट लीज मॉडल्स के तहत भी ऑफर करेगा। अब सवाल ये है कि फ्लैक्स रोटर ड्रोन आखिर क्या है और इतना खास क्यों माना जा रहा है। तो फ्लैक्स रोटर एक लॉन्ग इंड्योरेंस टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, जिसे खास तौर पर सर्विलांस और मॉनिटरिंग मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 25 kg है, लेकिन इसके बावजूद ये 12 से 14 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, यानी बड़े एरियाज में लंबे समय तक सर्विलांस मिशन के लिए बेहद यूजफुल प्लेटफॉर्म बन जाता है। गरुड़ा एयरोस्पेस इस ड्रोन का यूज कई तरह के ऑपरेशंस के लिए करना चाहता है। इसमें ऑयल एंड गैस पाइपलाइन मॉनिटरिंग, पावर लाइन इंस्पेक्शन, रेलवे और हाईवे सर्विलांस, डिजास्टर रिस्पांस, वाइल्ड फायर मॉनिटरिंग, लॉ एनफोर्समेंट मिशंस और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल हैं। गरुड़ा एयरोस्पेस के फाउंडर अग्निश्वर जयप्रकाश ने बताया कि गरुड़ा एयरोस्पेस अब तक 5000 से ज़्यादा ड्रोन्स मैन्युफैक्चर और सेल कर चुकी है और दुनिया भर में 500 से ज़्यादा इंटरप्राइज और गवर्नमेंट क्लाइंट्स को सर्विस दे चुकी है। कंपनी के ड्रोन्स अब तक 10 लाख से ज़्यादा फ्लाइट आवर्स भी अकोमुलेट कर चुके हैं। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।